दिल्ली का निर्मल आवास, जिसे पुनर्व्यवस्थित किया है गगन गिल ने। यहाँ निर्मल वर्मा का अपना साहित्य तो सुरक्षित है ही, उनकी प्रिय पुस्तकों का भी एक विशेष खंड है। निर्मल जी ने भारतीय और विश्व साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तकों का बड़े जतन से संकलन और संरक्षण किया था। इनमें कई पुस्तकें तो दुर्लभ हैं। अब निर्मल आवास में एक अलौकिक सी शांति है, जिसमें कभी कभी स्मृतियों की आहटें सुनाई पड़ती हैं। गगन गिल इन्हें अधिक पहचान के साथ सुनती हैं, क्योंकि उन्हीं के पास इन संगीतमय आहटों को पूरी तरह सुनने के अवसर भी हैं और वजूहात भी। गगन गिल हिंदी की एक अप्रतिम कवयित्री और गद्यकार हैं। गगन यानी निर्मल वर्मा की न केवल जीवन संगिनी, बल्कि अनेक वर्षों तक निर्मल वर्मा के एकांतिक और सृजनपूर्ण क्षणों की न सिर्फ गवाह बल्कि हिस्सेदार भी। निर्मल वर्मा के शब्द और अर्थ आज भी इस परिसर में मौजूद हैं। गगन और निर्मल के संयुक्त एहसासों से सृजित है और जीवंत है यह परिसर। निर्मल जी ने गगन से क्या पाया और गगन ने निर्मल जी से क्या जाना, इसके सीधे परोक्ष संकेत इस परिसर में यथावत हैं। गगन गिल हिंदी की एक महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, जो हिंदी जगत के अनावश्यक शोरगुल से मुक्त रहकर अपने रचना संसार में सक्रिय रहती आई हैं। आइए उनके बारे में कुछ और जानते हैं।
अवाक मात्र एक भौगोलिक यात्रा का या सिर्फ सांस्कृतिक यात्रा का या महज प्रकृति के अनिंद्य सौंदर्य का लेखा जोखा नहीं है। यह रचनाकार के चेतन और अवचेतन में सुरक्षित या लुप्त या खोज लिए गए या अभी भी अनुसंधानरत उन मानवीय अभिव्यक्तियों का कतरा कतरा इजहार है जो किसी सुनियमित लेखन या प्रार्थना की तरह नहीं है, और न केवल किन्हीं दुखों की निर्व्याज अगवानी या कतई नई और करुण संवेदनाओं का अक्षर रूप, बल्कि रचनाकार की अपनी खोज की एक प्रक्रिया भी है और एक तरह की स्वीकारोक्ति भी। गगन ने अपनी आत्मा के बरक्स प्रकृति के मूल रंगों और उनके अक्सों को बहुत करीब से देखा और जाना है। यह पुस्तक एक असाध्य वीणा की तरह है जिसे लेखिका ने अपने हार्दिक ताप से साधा और सिद्ध किया। ये हिंदी में अनूठी कृति है। इस पुस्तक पर गगन गिल से बातचीत कर रहे हैं कवि समीक्षक, पत्रकार और संपादक प्रयाग शुक्ल। इस यात्रा में आप अपने साथ निर्मल जी का एक वस्त्र लेकर गई, अपनी माँ की एक चुन्नी और पिता का भी कोई वस्त्र ही शायद लेकर गई। और वो ऐसा कुछ मानते हैं कि वहाँ अगर आप ये चीज़ें ले जाते हैं तो उनकी रक्षा कोई करता है, कोई शक्ति करती है। तो उन चीज़ों को वहाँ रख आने के बाद आपको कैसा लगा? कुछ तो आपने लिखा है पुस्तक में, पर कुछ और कहना चाहें जो? तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगा कि अपने प्रियजनों को जानने का जो संयोग है उसकी कृतज्ञता यही हो सकती थी। पर अब आप पूछ रहे हैं तो ऐसे लगता है कि काश कि कभी मेरे जीवन में भी ऐसा सुख का पल हो कि कोई मेरी भी एक चीज़ ले जाए और उसको लगे कि उसकी यात्रा में मेरा भी कोई रुमाल हो सकता है, तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझूं। इससे पहले आपने एक और जो वृत्तांत थी उसको कहूँगा जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, पिता समय मृत्यु समय नाम से लिखा था। और उसमें भी जैसे पिता को एक तरह से एक अलग तरह से विदा करने का अंतिम उनकी संस्कार के लिए किस का प्रसंग है, अंतिम संस्कार का। तो ये कुछ एक सूत्र सा भी मुझे लगा इसको पढ़ते हुए। वहाँ से अगर आप देखें उस वृत्तांत से
कोई एक तार जुड़ता हुआ मुझे लगा। क्या कभी इस पर भी कुछ ध्यान गया आपका? नहीं, इस पर मेरा ध्यान नहीं गया, पर ये ज़रूर है कि मैंने अपने पति का अंतिम संस्कार किया था, जो हमारे समाज में बहुत कम महिलाएं करती हैं। हाँ, हाँ। ज़्यादातर कोई ना कोई पुरुष संबंधी होता है जो ये दायित्व लेता। तो मेरे लिए ये कोई रिचुअल नहीं था, और उस समय तो एक परिस्थिति बनी जिसमें मुझे ये करना पड़ा। लेकिन वो जो मेरे हाथ से हुआ, उसने मुझे इस चीज़ को समझने के लिए बहुत परेशान किया कि मैंने क्या किया है, ये क्या चीज़ है। जो सबसे प्रिय हमें था, उसके ही मुख में अग्नि रखी है, उसे ही देवताओं को सौंपा है एक यज्ञ में। तो ये रिचुअल है क्या? और हमारा संबंध अपने आत्मीय जन से सिर्फ इस दुनिया का तो नहीं है। एक आत्मीय जन की ज़रूरत है जिसको हम दूसरी तरफ पहुंचाकर आए। तो ये एक मेरे पिता का जब देहांत हुआ, तो उस समय मुझे उनका वियोग था, क्योंकि वो घर से दूर यात्रा करते समय अचानक हार्ट अटैक से गए थे। तो उसमें हम लोगों की कोई तैयारी नहीं थी उनको जाते देखने की। इसमें शुरू से लेकर अंत तक मैंने देखा कि हाथ से चीज़ कैसे खींचती है। तो इस चीज़ को एग्जिस्टेंशियल लेवल पर मुझे समझना पड़ा। पर जैसा मैंने पहले कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक जो बहुत व्यक्तिगत परिस्थिति मेरे जीवन में आई, कभी इसके बाद मैं इस तरह से सार्वजनिक रूप से करूँगी या कभी इसके बारे में लिखूँगी। नेचुरली आज अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसलिए क्योंकि पुस्तक की शुरुआत ही उस छाया से हुई है। पर पुस्तक के शुरू में ही आपने अवाक शब्द के जो कई पर्यायवाची होते हैं वो दिए हैं, जिनमें से मान लीजिए इस तरह के जो मुझे इस समय याद आ रहे हैं, जैसे सन्न है एक शब्द, स्तब्ध है, एक प्रदक्षिणाशील शब्द भी उसमें शायद आता है, और ऐसे कई शब्द अवाक के लिए आपने दिए हैं। और ये भी है कि जैसे है ही अवाक का अर्थ हम जानते हैं, गूंगा हो जाना, मौन हो जाना, ये जो एक आम उसका अर्थ है जो हम सबकी समझ में ज़्यादा आता है, जहाँ आप कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। तो एक और ये कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, और फिर आप ये वृत्तांत लिखती भी हैं, तो उसमें कोई विरोधाभास में नहीं देख रहा। वो ऐसा ही होता है कि वो शीर्षक तो बहुत अच्छा मुझे लगा है, अभी भी लगता है। लेकिन ये जानने की इच्छा होती है कि ये जो अवाक है शीर्षक आपके मन में आया इतना सब लिखने के बाद, तभी मैंने शुरू में ही कहा था कि क्या कुछ ऐसा भी ज़रूर अभी होगा जो नहीं कहा गया है। तो ये अवाक कैसे सूझा आप, क्योंकि इसका शीर्षक हम अवाक रखते हैं ये सब कहने के बावजूद? ये मैं किसी दिन कह पाऊंगी ये तो मुझे नहीं पता था। मैं जब लौट कर आई तो मैंने अपने बौद्ध गुरु से बात की, उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया, तो वो सुनते रहे और उन्होंने कहा कि आप इसके बारे में लिखिए। तो साधारण बात हो रही थी फ़ोन पर, और मैंने कहा कि इसके बारे में कैसे लिखा जा सकता है, मैं बिल्कुल अवाक हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप अवाक को ही लिखिए। अच्छा। तो शुरुआत तो वहाँ से हुई, और मुझे लगता है कि इस तरह की परीक्षा एक गुरु ही ले सकता है कि जो शब्द हमने बड़े साधारण प्रसंग में इस्तेमाल किया, तो उन्होंने उस शब्द के प्रति भी सचेत किया कि
वो जो ज़ेन ध्यान में आता है कि आप हर चीज़ को, हर निशब्द को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, कि एक बड़ी साधारण वार्ता के दौरान कि फिर आप अवाक को ही लिखिए। वो तो जब मैं डिक्शनरी खोल कर बैठी तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि अवाक का एक अर्थ प्रदक्षिणाशील भी होता और उसका एक अर्थ ब्रह्म भी होता है, अंतराकाश भी होता। और ये शब्द मैंने बिल्कुल साधारण अर्थ में इस्तेमाल किया था, और जो कुछ भी मैं कहने की, बताने की कोशिश कर रही थी, ये शब्द वो सब ध्वनियाँ लेकर चल रहा था। तो मुझे लगा कि अगर मैं लिख पाई जी, तो फिर तो उसका नाम अवाक ही हो सकता। इस पुस्तक के आने से पहले जब मैंने इसकी पांडुलिपि आपसे लेकर देखी थी, तब भी मैंने ये बात नोट की थी और शायद लिखी भी थी एक इंट्रो में, कि इस पुस्तक में कविता, कहानी, यात्रा, संस्मरण, कई विधाएं शामिल हो गई हैं। तो इसकी लिखने की शुरुआत जब हुई तो क्या किसी तरह की डायरी की शैली में हुई कि ऐसे ही आपने मतलब कुछ चीज़ें नोट कर ली और उसमें जब जैसे कुछ आता गया? क्योंकि ये बात मुझे बहुत आकर्षित करती है इस पुस्तक को लेकर के, कि एक गद्य की एक पुस्तक में, एक यात्रा वृत्तांत में ये सब चीज़ें हों, जहाँ आपको कभी लगे कि आप कविता पढ़ रहे हैं, कभी आपको लगे कि नहीं संस्मरण है, कभी लगे कि ये एक ठेठ अर्थों में यात्रा वृत्त भी है, जहाँ तथ्य हैं, जानकारियाँ हैं। तो ये जो आवाजाही कई विधाओं के बीच में होती है इस पुस्तक में, उसके बारे में मुझे नहीं मालूम था मैं क्या लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने गद्य कभी उस तरह से नहीं लिखा है। एक तरह से टेक्निकली चाहे मेरी दूसरी पुस्तक हो, लेकिन सचेत रूप से लिखी गई तो पहली पुस्तक है। ये तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या लिख रही हूँ। मुझे सिर्फ ये मालूम था कि जैसे कविता लिखने की जो भी ट्रेनिंग रही, कि सही ओपनिंग वाक्य को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जी। तो 2-3 बार मैंने शुरुआत की और दोनों तीनों बार लगा कि ये झूठा वाक्य है। अब वाक्य बड़े सुंदर होते हैं जी, लेकिन इसके बावजूद कौन सा सच्चा लगता है, कौन सा झूठा लगता है, ये बिल्कुल मिस्ट्री वाली चीज़ है। क्योंकि जो हमारा गहन अनुभव है, जो अभी शब्द में नहीं बंधा है, वो गहन अनुभव ही बताता है कि नहीं, ये मुझे ठीक से नहीं कहेगा। हाँ, इसको तो मैं समझ सकता हूँ। जैसे एक तरह का शब्दों के साथ हमारा एक जैविक संबंध भी होता है कि मन शरीर सब बताने लगते हैं कि ये इसमें हमारा मन और हमारी इंद्रियां हैं कि नहीं है। ऐसा ये आशय है आपका? जी जी। तो उसकी शुरुआत करने में ही मुझे जो भी उसका चैलेंज लगा, शायद 5-1 दिन लगे मुझे, और एक बार मुझे लगा कि ये अवाक नहीं लिखा जाएगा। लेकिन एक बार जब ये पहला वाक्य आ गया, क्योंकि मैं इतनी निजी शुरुआत नहीं करना चाहती थी, और चैलेंज यही था कि मैं इतनी निजी शुरुआत के बिना फिर कैसे बात करूं। तो 5 दिन लगे मुझे उस निर्भीकता में आने में कि नहीं, मैं अगर ये इसी तरह से हुआ था तो मैं इसको इस तरह से कह सकती हूँ। और जिस क्षण मैंने लिखा, मेरे पास एक वस्त्र है, तो इतना ही लिखा था और मुझे मालूम था कि अब ये शुरुआत हो गई, क्योंकि मैंने इस चीज़ को पन्ने पर स्वीकार कर लिया था कि इस वस्त्र के कारण यात्रा शुरू हुई थी। जब तक मैं उस वस्त्र को छुपा के रखना चाहती थी कि मैं और किसी भी तरह से बताऊं, लेकिन ये ना बताऊं, तो गड़बड़ हो रही थी। जिस समय मैंने उस चीज़ को मान लिया, वो चला गया। फिर मुझे नहीं पता कि उसमें डायरी कौन सी बनी या वृतांत कौन सा बना या कविता कहाँ से आई, फिर वो अपने आप से। वही शायद बहुत अच्छा भी हुआ इस पुस्तक के साथ कि वो सहज रूप से ये सब चीज़ें आती गई जैसे आपको लगा। पर एक बात अभी आपने कही कि
एक सजग रूप से पुस्तक लिखी है, तो सजग रूप से ठीक ठीक आशय क्या है? मतलब एक तरफ तो ये है कि सहजता से सब चीज़ें आती जाती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि विन्यस्त होती जाती है, उसमें पिरोई जा रही हैं एक के बाद एक। ये सबसे ज़्यादा बेहतर है कि आप पिरो रहे हैं। मुझे बहुत गहरी जगह पर पकड़ा है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स अनुभव की तरफ इशारा की, क्योंकि लिखी तो सजग रूप से ही गई थी, लिखने के लिए नई यात्रा हुई थी, इस करके सजग रूप से लिखी गई। लेकिन जहाँ सहज बनी कि ये पुस्तक अपने झूठ के बारे में तुरंत बोल देती थी कि इस वाक्य को इसमें से हटाओ। तो ऐसा हुआ भी कि हटाते भी रहे आप? काफ़ी मतलब काट छांट हुई है। ड्राफ्ट तो नहीं बने, लेकिन मुझे वो, क्योंकि एक वाक्य कभी अकेला नहीं आता, उसके पीछे बहुत सारे वाक्य छुपे रहते, तो वो एक वाक्य ही सचेत कर देता था कि मैं यहाँ पर गलत जगह पर हूँ। तो उसको हटाने में फिर बार बार जाकर सो जाना, लेट जाना, फिर वो वाक्य नींद में कोई दूसरा रूप बदल के आता था, अनुभव दूसरी तरह से आता था। कितने दिनों में लिखी होगी आपने ये पुस्तक? मेरा ख्याल 30-35 दिन में। 30-35। और मतलब वो क्रम चलता रहा, रोज लिख रही थी? हाँ, जब मैं लिखने लगती हूँ तब ऐसे ही रहता, लेकिन ऐसे भाग्यशाली वर्ष कम ही आते हैं, नहीं तो अब तक मेरी बहुत सारी पुस्तकें। तो मैं समझ सकता हूँ, वो तो एक लेखक के लिए सब समय ऐसी स्थितियाँ नहीं बनती कि वो चाह करके भी। पर मैं ये कहूँगी कि इसको लिखना मेरे लिए एक बहुत मुझे जीवन देने वाला था, क्योंकि मैं उस यात्रा से मुक्त ही नहीं होना चाहती थी। तो ये एक बहाना था कि अभी कुछ दिन और मैं उसको जी सकती हूँ। पर सच बात ये है कि पुस्तक ख़त्म हो गई, पर अभी भी मेरे अंदर यात्रा चल रही है। वो मैं एक पाठक के नाते समझ सकता हूँ आपको। आपने देखा ही, अभी मैंने शुरुआत करते ही ये कहा था कि इसकी यात्रा लगता है जारी है। और ये तो मैं समझता हूँ किसी भी पुस्तक, किसी भी कृति की, किसी भी पुस्तक की, चित्र की, किसी भी चीज़ की, फिल्म की भी, जो एक बार बनकर बंद हो चुकी, मतलब जहाँ अब उसको आगे नहीं बढ़ना किसी दूसरे रूप में, वो तो अच्छी शायद तभी होती है जब वो यात्रा जारी रहे और पाठक को भी लगे कि इसमें कोई एक यात्रा जारी है, तभी शायद हम उसकी तरफ दोबारा भी लौटते हैं। मैंने आपकी पुस्तक, ये तो नहीं कहूँगा कि दोबारा उस तरह से पढ़ी शुरू से आखिर तक, पर बीच बीच में कई बार ऐसी इच्छा हुई कि इसको पलट कर फिर देखूं, तो कुछ अंश देखने से फिर वो एक चीज़ जारी हो जाती थी। तो यही तो सफलता है इस किताब की। सफलता बहुत अच्छे अर्थ में कह रहा हूँ मैं। कुछ और कहना चाहें, आगे की क्या योजना है? कोई योजना कहना तो गलत है एक लेखक के लिए, क्योंकि वो उसकी दूसरी तरह के प्रोजेक्ट्स तो हो सकते हैं, पर शायद अच्छा शब्द नहीं है, मैं तुरंत उसको वापस ले लेता हूँ कि मतलब कुछ ऐसा कुछ मन में है अभी कि इसको किसी रूप में आगे और बढ़ाएं, या कि कोई और चीज़ सोच रही हैं इन दिनों? देखिए, जब मैं इस यात्रा के लिए गई थी तो कैलाश के लिए गई थी। कैलाश जाते जाते तिब्बत खुला, फिर लौटते ही मैं तिब्बत गई। तिब्बत में जो कुछ देखा उसका भी अभी तक अंदर असर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि हर यात्रा या हर अनुभव हमारे भीतर कोई बीज छोड़ देता, फिर हमें उसे तैयार होने देना चाहिए कि अब ये किस तरफ लेकर जाएगा। पर आकांक्षा है, एक जो दुर्गम यात्राओं का चैलेंज होता है, आकांक्षा तो है कि 18,000 के ऊपर वाली जो भी जगहें हैं वो हम समय रहते रहते देख ले। 18,000 तो काफ़ी, क्योंकि क्या मालूम अगले जन्म में हम मनुष्य हों या ना हों, तो इस जन्म में ये जगह तो देख ले। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज ये बातचीत मैं अवाक के बारे में कर सका। वैसे आपसे बीच बीच में कभी बातें हुई थोड़ी बहुत, पर इस तरह तो नहीं हुई थी, और सबके लिए कर सका, कह सकता हूँ कि जो भी हमारे दर्शक हैं उन सब के लिए, जो पाठक हैं उनके लिए कर सका। इसका मुझे बहुत संतोष भी है, प्रसन्नता भी है, और आपको इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ
कि आप हमारे साथ आज यहाँ रहे और ये चर्चा हम कर सके। मेरा भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि एक इतना निजी अनुभव और उसके बारे में हम इतनी सार्वजनिक बात कर सके।